नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज बात करेंगे हम केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि हाल फिलहाल आया है। उसमें भी हम सिर्फ पीजीटी और टीजीटी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अन्य जो भी आपके इसमें पोस्ट हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे। खासतौर से मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। बाकी अभी हम यहाँ पे नोटिफिकेशन को खोल लेते हैं। मैंने वही पेज लिए हैं जो आपके लिए बताने ज़रूरी हैं। इसमें आपकी जो सेम सब्जेक्ट हो या नहीं हो, इस प्रकार की जो जो भी आपकी कंसर्न है या फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपकी बातचीत है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ से नोटिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है और इसमें हम आगे बढ़ें तो ये आपकी अलग-अलग टाइप की पोस्ट दे रखी है। पहली बार केवीएस एनवीएस का एक साथ विज्ञापन है ये। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी पोस्ट केवीएस के अंदर देखो, यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट दिख जाएँगी। 124 हिंदी की, इंग्लिश की 164, फिजिक्स की 213, केमिस्ट्री की 204, मैथमेटिक्स की 80, बायोलॉजी की 127, हिस्ट्री 75। हिस्ट्री क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री और यदि और सोशल साइंस से संबंधित आप विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से केवीएस एनवीएस के लिए भी मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। बाकी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी नॉर्मली आप सब्सक्राइब करना चाहें, लेकिन हिस्ट्री और सोशल साइंस के विद्यार्थी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा जल्द ही। तो हिस्ट्री की पोस्ट हो गई, फिर ज्योग्राफी में आप टोटल पोस्ट देखेंगे, यहाँ पे आप 73 है, इकोनॉमिक्स में 129, कॉमर्स में 96, कंप्यूटर साइंस 176, बायोटेक्नोलॉजी 4, टोटल आपकी 1465। और यहाँ पे वो पॉलिटी वगैरह तो होती नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एनवीएस में देखो, यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट ये देखिए 127, 146, 186, 121, 167, 161। हिस्ट्री की देखो अच्छी खासी पोस्ट है, 110, ज्योग्राफी 106, इकोनॉमिक्स 148, 43, 135 और 63, और ये टोटल 1513 पोस्ट हो गई। यहाँ पे पॉलिटी वाले हमेशा शिकायत करते हैं, वहाँ उनकी पोस्ट नहीं होती। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में देखो आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ये असमीज़, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, इनकी सीटें आप देख सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो हिंदी के अंदर केवीएस की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल 13, इंग्लिश की 314, संस्कृत की 529, देखिए सोशल साइंस की 327, कमी है, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं इसके। मैथमेटिक्स की 413, साइंस की 177, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की 144, आर्ट एजुकेशन की 134, वर्क एक्सपीरियंस की 450, स्पेशल एजुकेशन टीजीटी अच्छी खासी पोस्ट है 493, टोटल आपकी यहाँ दे रखी है। इसी प्रकार से लाइब्रेरियन की केवीएस के अंदर पोस्ट दे रखी है। और टीजीटी की एनवीएस में देख लो आप, टोटल पोस्ट 251, 281, 157, 279, 208, 124, 128, 144। इसके अंदर आपके सोशल स्टडीज की 157 पोस्ट है। ये कंप्यूटर साइंस, टीजीटी, लाइब्रेरी और स्पेशल एजुकेटर समेत टोटल आपकी यहाँ पे पोस्ट 2978 है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी पोस्ट वगैरह दे रखी हैं। और मैंने कोई नया आपको बात नहीं बताई है। विज्ञापन आप लोगों ने देख लिया होगा, 2-3 दिन से भर्ती आई हुई है। दुनिया भर के टीचर्स ने इसमें वीडियो बना दिए हैं। जो कुछ बात विद्यार्थी मेरे से प्रश्नों में देखिए, इसमें जो बेसिक बातें हैं उसको दोहराकर तो वैसे कोई ऐसा मतलब है नहीं। हालाँकि मैं ज़रूरी चीज़ें सारी बताऊँगा, जिन्होंने नहीं भी देखा हो। बाकी इतने आजकल चैनल हैं, इतने एजुकेटर्स हैं कि उन्होंने बता दिया है। लेकिन कंप्लीट नहीं बताने के कारण या कुछ कन्फ्यूजन के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बनाता भी नहीं। कुछ कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों के। यहाँ पे देखिए आपके वाइस प्रिंसिपल, ऊपर प्रिंसिपल और ऐसे भी पोस्ट हैं, वो मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी। ऐज में आप जानते ही हैं कि आपको 40 साल पीजीटी के लिए चाहिए, 35 साल टीजीटी के लिए चाहिए। उसके अंदर जो रिलैक्सेशन है, उसके हम बात कर लेंगे आगे। पीजीटी के लिए देखो एज लिमिट है, अधिकतम 40 साल है। और इसकी ये पे मैट्रिक्स वगैरह दे रखी है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एनसीईटी से, और ये इन द कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50, ये 50% मार्क का बैरियर आपके लिए सभी के लिए है। ये टीजीटी में भी कर दिया है, ये पीजीटी में भी कर दिया है। हर जगह आपको 50% चाहिए। तो 50% मार्क एग्रीगेट। यहाँ पे तो पीजीटी का तो देखो सीधा सा रूल है। यदि आपने बीएड किया है, बीएड के एक बीएड एमएड का 3 साल वाला कोर्स लगता है। ये जो जिसका है वो समझ जाएगा, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट क्या होते हैं, बीएड करते हैं। बीएड में आपका 50% होना चाहिए। और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके अंदर भी आपका 50% होना चाहिए। और जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें कुछ चेंजेज़ हैं अलग-अलग, मैं बता दूँगा आपको केवीएस, एनवीएस में। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है, वो उससे आप वो जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है, वो आपके ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, उसके संबंध में हम यहाँ बात करेंगे। हालाँकि पीछे एएमआरएस की वैकेंसी आई थी और उसमें लैंग्वेज इसी प्रकार की लिख रखी थी। तो मैंने भी कहा था कि इस चीज़ की लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे सब्जेक्ट में सेम सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
क्योंकि उसके अलग से कोई रूल तो आए हुए नहीं थे। पहली बार वो भर्ती में डायरेक्ट रूप से ऐसा उन्होंने लिख दिया था। तो मैंने भी आपको ये कहा था, वो वीडियो आपने पुराना देखा भी होगा कुछ विद्यार्थियों ने। मैंने कहा था भी इसकी लैंग्वेज देखिए, बीच में और लगा हुआ है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है जो स्पेशल उसके अंदर ब्रांचेज़ होती हैं किसी सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री की मेडिएवल, एंशिएंट इस प्रकार से, या और आर्ट हिस्ट्री, तो उसके अंदर हो सकता है आपको ग्रेजुएशन में ये माँग रखा हो, इस प्रकार का समझ में आ रहा है। हालाँकि क्लियर नहीं था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बाद में मैसेज किए। मैंने भी वहाँ पे एएमआरएस में काफ़ी मेल वगैरह डाले, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने विद्यार्थियों से कह दिया कि ये आपके ऊपर है, अब आप पर निर्भर है, मेरे पास तो इसका कोई क्लियर जवाब नहीं आया। अब यहाँ पर फिर यही स्थिति आई, लेकिन यहाँ के इसके रूल आए हुए हैं। बात कर लेते हैं, देखो, पीजीटी इंग्लिश इन केवीएस, इंग्लिश कॉमा यहाँ पे लगा दिया कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी आपका ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन आपको एनवीएस के अंदर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी सिर्फ आपकी पीजी इंग्लिश हो, आपकी बीएड हो। इसी प्रकार से हिंदी में आपका ग्रेजुएशन में भी हिंदी होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो ये केवीएस के लिए तो ये रूल है, लेकिन एनवीएस के लिए रूल ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए, भले ही आपके ग्रेजुएशन में अंदर वो सब्जेक्ट आपका नहीं पढ़ा हुआ हो। फिजिक्स के लिए देखो, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वालों की तो ज्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि इनका ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होता है। समस्या उनकी आती है आर्ट्स में, या तो उनका वो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं, या वो साइंस के थे बाद में आर्ट्स में चले गए, उसके लिए हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो और शब्द है, ये एमआरएस में भी दिक्कत कर रहा था, यहाँ भी दिक्कत कर रहा है, लेकिन यहाँ भी ऐसा लगता है और के बाद का पूरा एक है स्ट्रक्चर, और इससे पहले का एक है। लेकिन जब हम इनके रूल की पीडीएफ देखेंगे तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी यही बात दे रखी है, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, फिर आपकी चाहे बायोकेमिस्ट्री या और भी कोई है स्ट्रीम इसकी, उसमें कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आपका है, उसमें भी आपने यदि पीजीटी किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, तो आपको कोई भी आप में मतलब नॉर्मल केमिस्ट्री हो, या उसकी कोई ब्रांचेज़ से आपकी पीजी की हुई हो, आपके ग्रेजुएशन में आपको केमिस्ट्री चाहिए। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में है, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में है, इसी प्रकार से हिस्ट्री में है। दोबारा पढ़ देता हूँ, हिस्ट्री के विद्यार्थी ज़्यादा जुड़े रहते हैं यहाँ पे। इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट में आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, या कोई स्पेशलाइज़ेशन आपका है, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में, या आर्ट हिस्ट्री में किसी और में। तो उसमें भी आपकी पीजीटी नहीं, मैं पीजी को पीजीटी बोल रहा हूँ कभी। उसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर केस के अंदर आपको ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। चाहे नॉर्मल एमए हो आपका, चाहे स्पेशलाइज्ड एमए हो। लेकिन आपको ग्रेजुएशन पे वो सब्जेक्ट होना चाहिए। लगभग सभी में ये बात दे रखी है, 1-2 को छोड़कर। कॉमर्स में देखिए, ज्योग्राफी में वही बात है। इन कॉमर्स होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये कॉमर्स के अंदर आपकी पीजीटी होनी चाहिए, नहीं पीजी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन एमकॉम की डिग्री अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। एवीएस के अंदर आप देखेंगे, नहीं एनवीएस में देखेंगे तो कॉमर्स के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपके वो सब्जेक्ट है, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी होना चाहिए। लेकिन एमकॉम की डिग्री यदि आपकी अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो आप एलिजिबल नहीं है। बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में आप देखेंगे तो इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी आपका वो इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या इसकी भी कोई स्पेशलाइज्ड और ब्रांच है उसके अंदर हो, लेकिन साथ में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। अभी देखो इसमें पढ़ लेना, देखो जिम्मेदारी विद्यार्थी की है। आप यहाँ 100 वीडियो देखोगे, आपको अलग-अलग तरीके से बताने वाले टीचर्स मिल जाएँगे। क्लैरिफिकेशन टीचर्स भी माँगते हैं तो उनको भी मिलता नहीं है। अब कहाँ से पूछा जाए? लेकिन मैं आपको इसको इसके रूल्स दिखा सकता हूँ पहले, फिर हम आगे और बात करेंगे कुछ टीजीटी इत्यादि की, बाकी इसका एग्ज़ाम पैटर्न की। यहाँ देखिए, ये जो इसके रूल्स हैं, जो 20-3-2025 को आए थे, और इसके अंदर हमें सभी के लिए रूल दे रखे थे कि पीजीटी हिंदी इंग्लिश के लिए अलग है, पीजीटी मैथ्स फिजिक्स इन सब के लिए अलग है। 8, 9, 10, 12 पेज पर। मुझे ये पीडीएफ थोड़ी-सी ठीक से नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। मैं फ़ोन में देख लेता हूँ, आपको सही दिखेगी कैमरा पे, इसका थोड़ा ब्लर है। मुझे यहाँ से विजिबिलिटी लाइट्स ज़्यादा हैं तो ठीक नज़र नहीं आ रही है। मैं फ़ोन में देख के बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, इसमें हम आ गए हैं 3 नंबर पेज पे। हाँ। तो ये हिंदी इंग्लिश के लिए बता रखा है आपको। तो हिंदी इंग्लिश में तो देखिए उसमें है भी स्पष्ट, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। केवीएस का अलग है, एनवीएस का अलग है। ये केवीएस के रूल थे, और इन्होंने यहाँ पे बता दिया था कि इंग्लिश के अंदर आपने एमए किया हुआ हो, और साथ में ये देखो इसके अंदर कहीं कोई और वगैरह नहीं लगा हुआ, बिल्कुल स्पेस छोड़ के नीचे लिखा गया है,
प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। इसी प्रकार से हिंदी में साथ में इन्होंने ये शर्त लगा रखी है, यहाँ कहीं कुछ और वगैरह नहीं लिखा हुआ, क्लियर इन्होंने बता रखा है कि साथ आपकी एमए बीसी में होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में भी आपका ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में आपकी बीएड तो चाहिए ही। इसके अलावा जैसे मैं और सब्जेक्ट की बात करूँ यहाँ पे, में आपके ये सब्जेक्ट आ गए हैं सारे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। अब यहाँ देखिए, ये तो पोस्ट वगैरह का चर्चा है, यहाँ देखिए आप, पीजीटी फिजिक्स के लिए मैं खोल लेता हूँ। पीजीटी फिजिक्स के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे से शुरू हो रही है लाइन, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब कोई ये कह सकता है, देखो चीजें निकालने वाली बात है कि सर यहाँ ये शब्द पूरा आया नहीं होगा, प्रोवाइडेड वाला नीचे लिख दिया होगा, मतलब इस वाक्य को मैंने खुद ने ऐसे इस प्रकार से व्याख्या कर दी थी एमआरएस के अंदर, क्योंकि उसके रूल्स तो थे नहीं और वो इसी तरीके से समझ में आ रहा था, बिना उन्होंने रूल्स अपने ज़ाहिर किए और उस तरीके से निकाल दिया था। यहाँ और के बाद का यदि आप एक साथ पढ़ोगे तो इसका कुछ मतलब अलग निकल जाएगा। यदि और के बाद यहाँ तक अलग और फिर इसको नई लाइन के रूप में पढ़ोगे तो इसका मतलब अलग निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका जो हिंदी इंग्लिश वाला दे रखा है उसके अंदर देख लेते हैं आपको। हिंदी इंग्लिश वाला देखो, यहाँ पे क्लियर लिख रखा है इंग्लिश के अंदर आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपकी ये लाइन अलग से लिख रखी है क्योंकि इसमें तो कोई स्पेशलाइज्ड वाली बात तो है ही नहीं, अकेला इंग्लिश है और उसके साथ में भी आपने शर्त लगा रखी है कि ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। हिंदी है और उसके साथ में भी आपने शर्त लगा रखी है कि ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इस प्रकार से माँग रहे हैं, जबकि ईएमआरएस में आप देखोगे कि उस तरीके से चीज़ें थी नहीं। हिंदी इंग्लिश में इस प्रकार से उन्होंने दे नहीं रखा था। इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा थी। यहाँ फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ, देखो आपको और दिखाता हूँ। इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री में देखो, ये लाइन अलग लिख रखी है। इसी प्रकार से आप मैथ्स में देखो, हिस्ट्री के विद्यार्थी जो मुझसे पूछ रहे हैं, हिस्ट्री में देखो, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, और उसके अलग से लाइन लिख रखी है। देखो ये पूरा इसमें आप देख रहे होंगे पूर्ण विराम भी लगा रखा है यहाँ पे। ये अलग हो गया। साथ में दूसरी शर्त क्या जोड़ रखी है? प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी उसमें तो और के साथ एक साथ दिख रहा होगा विज्ञप्ति के अंदर, लेकिन यहाँ तो दोनों शर्तें, यहाँ देखिए पूर्ण विराम भी आ गया। वो जो बात थी ना कि लगातार लाइन में यहाँ पे आया नहीं होगा तो नीचे आ गया, यहाँ देखिए पूर्ण विराम लगा के नई लाइन जोड़ रखी है। यानी ये शर्त अलग है, ये शर्त अलग है, दोनों शर्तें अलग होनी चाहिए। इनके नियम यही कहते हैं। मैं कोई देखो ये कह दूं कि मैं 100% श्योर हूं और मैं ही सब कुछ जानता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप इसका क्या मतलब निकालेंगे मुझे ये बताइए। एक सामान्य बुद्धि है मेरी भी आप ही की तरह, बस ठीक है, मैं आपसे थोड़ा-सा उम्र में बड़ा हूँ और थोड़ा-सा आपसे पहले नौकरी लग गया, इतना ही फ़र्क है और आप में मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। मैं सिर्फ़ एक गाइडेंस के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे आपको गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइज़ेशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, एक शर्त हो गई, पूर्ण विराम आ गया, फिर प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी ये अलग शर्त है। तो चाहे आपकी हिस्ट्री में हो, चाहे उसकी कोई स्ट्रीम में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट मांग रखा है और ये आपके लिए लगभग सभी के लिए है। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? केवीएस के लिए। यहाँ इस प्रकार से आपने, तो एनवीएस के अलग से तो मुझे रूल कहीं दिखे नहीं। यहाँ आपको मैं सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ और बीएड वगैरह की बात हमने कर ही ली थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि आप और क्लियर कर लेना भैया, आपको शक है तो, और कोशिश करना आपको और कॉन्क्रीट जवाब मिल जाए। आप सिर्फ़ मेरे भरोसे ही क्यों रहें। लेकिन यहाँ पर जो विज्ञप्ति और नियमों को सम्मिलित रूप से देखने के बाद मुझे जो समझ में आया है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में आप देखो, यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी दे रखी है। उसके बाद में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ के लिए यहाँ पर दे रखी है, और फिर उसके बाद में आता है ये टीजीटी के लिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज के लिए, यानी भाषा से संबंधित है। इसमें आपकी 35 ईयर एज है, रिलैक्सेशन है, अलग-अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, वो बात करेंगे। यहाँ पर देखो सीधा से ये बात है कि आपका एक तो नीचे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, 50% होने चाहिए आपके, 50% वाला सब में दे रखा आपने देखा होगा। तो बीएड के अंदर भी होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर, और उस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको 50% होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा इसमें अंतर है, तो केवीएस और एनवीएस का इन्होंने अलग बाँट के दे रखा है। 4 ईयर वाला डिग्री हो आपका, चाहे में आपके ग्रेजुएशन के साथ बीएड होता है, उसमें भी 50% आपको चाहिए। चाहे आपका बीएड अलग से किया हुआ, उसमें भी 50% आपके चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, उसमें भी आपका 50 चाहिए और टोटल में भी आपका 50 चाहिए। इस प्रकार से सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे दे रखी हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
ये तो नॉर्मल है। जो विद्यार्थी ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा ये इसमें क्या चाहिए? क्वालिफ़िकेशन हिंदी के लिए स्टडीड हिंदी एज़ एन इलेक्टिव या में मुख्य सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए। मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है। और एटलीस्ट 3 साल तक या 6 सेमेस्टर तक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए या 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में आपका कंप्लीटली ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से इंग्लिश की शर्त है, इसी प्रकार से आपकी थर्ड लैंग्वेज की शर्त है। थोड़ा-थोड़ा आपको इसमें चेंज मिल जाएगा। जैसे संस्कृत में स्टडीड संस्कृत एज़ एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। यानी 6 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होना चाहिए या 3 साल तक पढ़ा। टीजीटी मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही थोड़ा ध्यान में रखना होता है। 35 साल आपकी आयु और जो भी आपका है उसके अंदर आपको 55 बीएड तो चाहिए ही, आपकी ग्रेजुएशन चाहिए ही या 4 ईयर वाला आपका हो, 50% आपको चाहिए, ये सब आप देख चुके हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देख लो, मैथ्स के लिए आपको बहुत बढ़ा-चढ़ा के इन्होंने देखो कितनी चीज़ें लिख दी। मैथमेटिक्स एज़ मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स के अंदर। फिजिक्स आपका कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होना चाहिए। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इसमें से कम 1 सब्जेक्ट आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, यानी इनमें से कोई एक वन आउट ऑफ दीज़। द कैंडिडेट्स हू हैव स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस वाला सिस्टम यदि उस हिसाब से आपने कहीं से आपका किया हुआ है, तो इसके अंदर आपकी कुछ और चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। विद द अबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। यानी टीजीटी मैथ्स के लिए यदि आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में ऑनर्स किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साइंस में देखो, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन। ऑब्लिक लगा रखा है देखो, इधर बायोलॉजी और लाइफ साइंस और बॉटनी और जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट, ये आपका तीनों साल या 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है, एटलीस्ट 3 इयर्स, 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री कोर्स विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स और एटलीस्ट 1 देखो, बाकी जो आपका कॉम्बिनेशन है वो 1 साल या आपका 2 सेमेस्टर और पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्या? देखिए बायोलॉजी, मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है, तो आपका सहायक सब्जेक्ट जो आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो कौन-सा है? केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जूलॉजी। एक तो केमिस्ट्री, दूसरा बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है, तो आपका केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए और जूलॉजी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो आपका केमिस्ट्री और बॉटनी 1 साल 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार की कुछ शर्तें दे रखी हैं और आप एक बार खुद भी इसको ठीक से पढ़ना, जो भी कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है। क्योंकि हमें तो बताना पड़ता है सब बच्चों को। आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो डिग्रियाँ की हुई है, उसके अनुसार आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ने हैं। टीजीटी सोशल साइंस में देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इनमें से कोई 2 आपके पास होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो होना ही चाहिए। एक हिस्ट्री, बाकी 3 में से कोई एक। एक ज्योग्राफी या बाकी बचे 3 में से कोई एक, इन 2 का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल आउट ऑफ व्हिच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यानी उनमें से कम एक या तो हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए। इन एटलीस्ट 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, वही सेम बात है। या तो आपका तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, या 6 सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के दौरान पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन-सा? हिस्ट्री या ज्योग्राफी। एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, दूसरा कोई सब्जेक्ट आपका कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक तो आपका तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, या 6 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में थ्रू आउट पढ़ा होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट बाकी बचे हुए 3 में से कोई आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होना, ठीक है? आगे देखो, ये कंप्यूटर साइंस का दे रखा है, ये म्यूजिक का दे रखा है और देखिए सब सब्जेक्ट की ये विद्यार्थी भी बेचारे मेरे को फिर बहुत मैसेज भी कर देते हैं कि सर हम विद्यार्थी नहीं है क्या? हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा जनरल बात करनी पड़ती है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट हों, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा-सा काफ़ी चीज़ों का ख़्याल रख के बात करनी पड़ती है। अब आगे देखो इसका एग्ज़ाम का वो भी आएगा, लैब अटेंडेंट वगैरह तो हो गया। हाँ, एज रिलैक्सेशन में देखो आप, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हाँ, ये देखिए मिनिमम एज 18 है, बाकी मैक्सिमम मैंने आपको बताया पीजीटी के लिए 40 है और टीजीटी के लिए 35 है। एससी-एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर में यदि हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, क्रीमी लेयर में नहीं होता।
वुमन चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, उनको जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और लाइब्रेरियन, उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन है। यानी पीजीटी में है तो आपको 40 प्लस 10 हो जाएगा और टीजीटी में है तो 35 प्लस 10 हो जाएगा। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉइज फॉर, ये आप पहले से यदि एम्प्लॉई हैं तो 5 साल की, और रेगुलर केवीएस एम्प्लॉइज फॉर पोस्ट इन केवीएस 5, 8 है, 10 साल की है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है। कैंडिडेट्स विद 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो इस प्रकार से आपको अलग-अलग इस प्रकार से छूट मिलेगी। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आप आते हैं तो आपको एससी, एसटी में है तो 15 साल की, ओबीसी में है तो 13 की, जनरल में है तो 10 साल की। तो ये दिव्यांगों के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। और ग्रुप ए की पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमेन में देखो, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए तो जनरल के लिए 5 साल, ओबीसी के एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल और एक्स सर्विसमैन एससी-एसटी के लिए 10 साल की। और ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए केवीएस में, वो भी केवीएस की थी, जनरल के एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। आगे थोड़ा-सा और था, मैंने ये पूरा पेज मैंने इसमें सारे पेज नहीं ले रखे। जिस पेज पे मुझे बात करनी थी वही पेज मैंने पीडीएफ के लिए हुए हैं। तो आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं और कुछ और देखना चाहते हैं तो आप पूरा विज्ञप्ति देख लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसपे आपको मिल जाएगा और वैसे ये तो हर जगह उपलब्ध है अभी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अंदर देखो आप, जो बेसिक आपकी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके होना है, आजा भैया आजा। हुँ, देखो आपका एक तो होना है टियर 1, वो एक प्रकार से आपका जनरल पेपर हो गया और उसमें आपको क्वालीफाई करना है, उसमें 10 गुना लोगों को ये पास कर देंगे। फिर आपका होगा टियर 2, जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल है, जिसमें आपका विषय आएगा और उसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है? उसमें से ये इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को पास करेंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये जो टियर 1 है इसका 85% वेटेज होगा और उसके बाद में जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जो आपका होगा उसका 15% वेटेज होगा और दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। ये इनका इसको कंडक्ट कराने का मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप मान सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे अलग-अलग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाएँगी पोस्ट के अनुसार, पे हम बात कर लेंगे। देखो अभी मेरे हिसाब से टियर 1 का तो मुझे दिखा नहीं सिलेबस आया हुआ, टियर 2 का सिलेबस आया हुआ है और मैंने एग्ज़ैक्ट जो ईएमआरएस के लिए बनाया था वही वीडियो हिस्ट्री के लिए मैं बना सकता हूँ, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, सेम वही आपका, उसी प्रकार की बुक लिस्ट आपको चाहिए, उसी प्रकार से आपको पढ़ना, 11वीं-12वीं के टॉपिक दे रखे हैं। अब ये मुझे ये बताना कि सोशल साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए यहाँ पे क्लासेस लेने की आवश्यकता है क्या? क्या एनसीईआरटी पढ़ाई जाने की ज़रूरत है, शॉर्ट एंड स्वीट में? यदि आपको ज़रूरत है, उस तरीके के कैंडिडेट की संख्या में अधिक हुए, मैं पढ़ाना हो सकता है शुरू कर दूँ, नहीं तो देखिए टाइम का थोड़ा-सा अभाव रहता है। ये मेरा मेन काम नहीं है, मेरा सेकेंडरी काम है, मैं समय मिलता है तो करता हूँ, नहीं मैं छोड़ देता हूँ इसको। मुख्य काम मेरा नहीं है। यहाँ देखो टियर 1 के लिए, टियर 1 के लिए आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। टियर 1 में क्या होगा आपका कि 20 क्वेश्चन आएँगे रीज़निंग के, 20 क्वेश्चन आएँगे न्यूमेरिक एबिलिटी के, 20 क्वेश्चन आएँगे आपके लिटरेसी के, कंप्यूटर लिटरेसी के, यानी ये आईसीटी वगैरह से कंप्यूटर से संबंधित हो गए। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएँगे, लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट यानी इंग्लिश के आएँगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन और लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कोई दूसरी भाषा, आपका वही है जो ईएमआरएस में था। एक इंग्लिश होगी और एक दूसरी भाषा कोई आप चूज़ कर सकते हैं। 10 उसमें से आएँगे, 3-3 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएँगे, 300 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे कुछ और मोड ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा चेंज है, वो आप देख लीजिए यदि आप उससे रिलेटेड हैं तो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इन टियर 1 ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन टियर 1, 1/3 मार्क्स दैट इज़ 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी 3 में से 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 मार्किंग यानी 1 प्रश्न 3 नंबर का है, तो आप यदि 1 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 मार्क्स ये हो गया आपका, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और फिलिंग अप डार्कनिंग मोर देन 1 रिस्पॉन्स, एक से अधिक रिस्पॉन्स, यदि एक से ज़्यादा गोला आप काला कर दोगे, तो भी आपका वो है, वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा और उसका 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। देयर विल बी सेपरेट टियर 2 फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए आपका एक सेपरेट टियर 2 टेस्ट होगा और दैट विल बी बाइलिंगुअल, यानी द्विभाषी होगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए और थर्ड लैंग्वेज के लिए तो सिचुएशन अलग हो जाती है भाषा वाली। अच्छा, टियर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। आपके जो विषय है आपका, उसे उस पर आधारित ये टेस्ट होगा। 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे। 60 ऑब्जेक्टिव जो कि 1-1 नंबर के होंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव
जो कि 4-4 नंबरों के लिए 10 चौका 40 यानी 70 क्वेश्चन आपके 100 अंकों के होंगे। 60 ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा गलत आंसर के लिए, नेगेटिव मार्किंग है और डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव है नहीं, तो आप जो भी डिस्क्रिप्टिव है उसका आंसर राइटिंग आपको, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली जो आप किताबें पढ़ते हैं उन्हीं से इसका भी काम बन जाएगा, क्योंकि इतने 4-4 नंबर के तो क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कोई बहुत 500 शब्दों वाले क्वेश्चन है। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ही चेंज है, आपका काम इसमें बन जाएगा। जो आप नॉर्मली पहले पढ़ते थे वैसे ही तैयारी से आपका काम हो जाएगा, घबराना मत इसके अंदर। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं और क्या इसमें ज़रूरी रह गया, कि हो ही गया टियर 2 के बारे में। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग वगैरह के लिए ये टीजीटी पीजीटी है ही नहीं। अब देखो टीजीटी के अंदर आपको सीटेट आपका किया हुआ होना चाहिए और पीजीटी के अंदर आपको सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। सीटेट भी वो 1-2 वाला आप एक बार देख लेना, है ना? मैं भूल गया शायद बीच में कहाँ पे आया था वो। अच्छा ये हो ही गया। फिर आपको बाद में टियर 1 के बाद में शायद वो ऑप्शन आएगा केवीएस, एनवीएस में प्रेफ़रेंस भरने वाला, और जब नोटिफ़िकेशन आए तो उसको आप तरीके से देख लेना। और बाकी मेरे हिसाब से 1-2 चीज़ और होंगी, क्योंकि पेज नीचे दिया हुआ है तो कुछ तो होगा। फ़ीस देखो, क्या फ़ीस रखी है इन्होंने देखो। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पीजीटी की बताता हूँ, 1500 फ़ीस और ये 500 प्रोसेसिंग फ़ीस। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ₹1500, ₹500 प्रोसेसिंग फ़ीस। 2-2 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे हैं। टीजीटी के लिए भी 1500, 500, 2-2 हज़ार रुपए। इन केस ए कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ ही शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट, यानी दोनों के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप को एक बार ही देना है। नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से यदि आप हैं, तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगेगी, एग्जामिनेशन फीस वाला आपका छूट रहेगी, ये आपको नहीं लगेगी, ठीक है? जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक, वो तो छोटा-मोटा चार्ज होता है बैंक का, वो कोई खास बात नहीं। हाँ, इन्होंने बहुत ले रखा है, यानी ओबीसी जनरल के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये। अभी ईएमआरएस का भरा है, अब ये भरेंगे तो फिर ना काफ़ी हो जाता है बच्चों का। खैर क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएँगे 14 नवंबर को, रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएँगे 4 दिसंबर को। फी डिपॉज़िट भी आपकी यही डेट है, 14 से 4 दिसंबर के बीच के अंदर, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, बाकी आपका यहाँ पे हो गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो भी इसकी बेसिक बातें थी, वो मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूँ। आपको इस प्रकार के वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ तो बताओ, कभी नोटिफ़िकेशन आएँगे तो इस प्रकार से बता दिया करेंगे। नहीं तो फिर बहुत से लोग बताते हैं तो आप वहाँ पे देखकर भी उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या खुद नोटिफ़िकेशन पढ़ना तो खुद तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो किसी ने भी बताया हो, नोटिफ़िकेशन खुद पढ़ना चाहिए। एक बार पूरी उसकी डिटेल देख लेनी चाहिए और फॉर्म सावधानीपूर्वक भरवाना चाहिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें